आधुनिक भारत का इतिहास से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से जो भी मुख्य प्रश्न है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसका मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा उनके तक आसानी से पहुंचा जा सके। किस मुग़ल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय से स्वतंत्र हुए? किस मुग़ल शासक के समय से स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय से। मोहम्मद शाह रंगीला जब मुग़ल शासक था तब अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद स्वतंत्र हो गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में हुआ? शाह आलम द्वितीय के समय उन्होंने 3 बार किया था, जो सबसे ज़्यादा था, 3 बार किया था। क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय के समय में। किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम का द्वितीय नाम अली गौहर था। कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी नजीदौल्ला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली के राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष मीर बख्शी नजीदौल्ला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित हो गया और जीवन बिताया, उसके बाद मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? शाह आलम द्वितीय था। कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफ़र ने। कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था? बहादुर शाह 2, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना बदनसीब है जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। अंग्रेजों का पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों का पेंशन बनाने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह शाह आलम था। पेंशनर बनने वाला अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। यहाँ पर राज्य है और संस्थापक है कि कौन सा राज्य का किसने संस्थापक दिया, तो इस कूट का आंसर ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो भी है सामने वही होगा। बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली जाफ़र खां। फर्रुखाबाद का मोहम्मद खां बख्श।
और कर्नाटक का शहादत खां, अवध का मीर मोहम्मद आसिन, आदत खां, बुरहानुल मुल्क। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। सूची 1 में राज, उसके संस्थापक। इस कूट का आंसर भी ए होगा। हैदराबाद 1724 ईस्वी में, हैदराबाद 1724 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिच खां निजामुल मुल्क था। रुहेलखंड 1727 में इसका स्थापना हुआ था। इसका अली मोहम्मद खां था। भरतपुर 1784 ईस्वी में हुआ था। इसका बदन सिंह था। मैसूर 1761 में हुआ था। इसका हैदर अली था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि या चूड़ामन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि ने। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता था, यानी प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति था? कौन था? सूरजमल था। कौन था? सूरजमल को प्लेटो ऑफ जाट्स, जाटों का अफलातून कहा जाता था। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? किस मुगल बादशाह से मिली? फुरुखसियर से मिली। किस मुगल बादशाह से? फुरुखसियर से। किस मुगल बादशाह से मिली? फुरुखसियर मुगल बादशाह से मिली। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खां था जिसने मुर्शिदाबाद की स्थापना किया और उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फुरुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था? विवाद का यह कारण था कि मुगल बादशाह फुरुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया जाना, यही उसका मुख्य कारण था। इसका आंसर ए हुआ। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण ये था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मुगल बादशाह फुरुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? अलीवर्दी खां ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? अलीवर्दी खां का। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब को कहा, तुम व्यापारी हो
किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। यह किसने कहा, अलीवर्दी खां ने कहा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी करने का विरोध करते करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं, अलीवर्दी खां ने बोला था। बंगाल का वह कौन सा नवाब था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द समुद्र में आग लग जाएगी। उसके ही देखिए यहाँ शब्द कटा हुआ, उसके ही शब्द से समुद्र में आग लग जाएगी। किसने कहा था, अलीवर्दी खां ने कहा था। बंगाल के किस नवाब ने अपना उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अंत तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे, अलीवर्दी खां ने ही बोला था। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे, अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था, विवाद का उसका कारण था 1, 2 और 3। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, यह भी विवाद का कारण था। अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भी था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों का शरण देना, इसी का विवाद का कारण था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे भाइयों, जरूर इससे फ़ायदा मिलेगा। शेयर भी करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, इसका A का 1, B का 2, इसका आंसर A है, और C का 3 और D का 4 है। कलकत्ता द्वारा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का द्वारा अधिकार 15 से 20 जून। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में हुआ था। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह आलम II से क्लाइव को सावत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना था। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले इस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल के
बंगाल ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उनके शारीरिक यातनाएं देते हैं। यह कौन था जो बंगाल का नवाब था, जो इस तरह की बातें बोला था, इस तरह की बातें बोला था? मीर कासिम ने बोला था। किसने बोला था? मीर कासिम ने बोला था। मीर कासिम ने लिखा था। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था कि आपके आदमी अच्छे नहीं है, भद्र पुरुष हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं। यह किसने लिखा था? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर दिया एवं एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब ने पूरा चुंगी खत्म कर दिया था पूरे 2 वर्ष के लिए। क्लाइव व मुगल बादशाह आलम II के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर डी होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, तीनों सही है। शाह आलम को कड़ा एवं इलाहाबादी के जिले दिए गए। कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, बिल्कुल सही है। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी, ये भी सही है। क्लाइव व मुगल बादशाह आलम II के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन सही है। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपया सालाना में के बदले बिहार एवं उड़ीसा एवं दीवानी अस्थायी रूप से दिया गया। और बंगाल का भी हैदराबाद के उत्तर जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किसके बीच हुआ? सुजाऊ धौला एवं क्लाइव के बीच। सुजाऊ धौला एवं क्लाइव के बीच हुआ। सुजाऊ धौला एवं क्लाइव के बीच हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में सुजाऊ धौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया था? मीर जाफर को। मीर जाफर को दिया गया था। मीर जाफर को दिया गया था। कर्नल क्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को दिया गया था। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसा से भरे एक बोतल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? मुबारकू धौला को बोला था। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरा एक बोतल बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक धौला को। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह है कि सोने की एक ऐसी थैली है जिसे जब भी चाहे हाथ डालो, जहां भी चाहे हाथ डालो। वह किसके लिए प्रयुक्त है? मीर जाफर के लिए। कर्नल माल्सन ने कहा था, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह है कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसे जहां चाहो वहां हाथ डालो और सोना निकालो। किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था? हैदर अली के सहायता से। हैदर अली की विशेषज्ञों से।
किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से हैदर अली ने बोला था। हैदर अली ने बोला था। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा अंततः भारत से? हैदर अली ने बोला था। हैदर अली ने बोला था। युद्ध को और दूसरे संधि कहाँ कहाँ हुए उसको मिलाना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। इसका आंसर A-1 है। मद्रास की संधि हुई थी उस युद्ध में, मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। ये मंगलोर की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में, उसका है। इसका कुट का भी आंसर ए है। A-1, B-2, C-3 और D-4 है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जनरल आयरकुट ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मेजर जनरल मैडोज ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जनरल स्टुअर्ट ने किया था। जनरल स्टुअर्ट। फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया था। दूसरे में जनरल आयरकुट ने किया था। तीसरा में मेजर जनरल मैडोज ने किया था। और चौथा में जनरल स्टुअर्ट ने किया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध के दौरान हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? अंग्रेजों की तरफ से सिग्नेचर करने वाला मद्रास के गवर्नर कौन था? मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मैक्रिने। लॉर्ड मैक्रिने था। कौन था? लॉर्ड मैक्रिने था, जो अंग्रेजों की तरफ से उसने मद्रास करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? लॉर्ड मैक्रिने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच कौन सा संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कब हुई? 1792 ईस्वी में हुआ था। तो इसके तहत क्या हुआ था ये देखिए। तो इसके तहत क्या क्या हुआ था? 1, 2 और 4 है। 1, 2 और 4 है। 3 गलत है, 3 को आपने छोड़ना है, बाकी सब सही है। इसका आंसर सी है। इसे टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। सही है, सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? 5 के साथ संपर्क स्थापित किया। ये जितने ऑप्शन में है डी आंसर सही है। 5 के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। ये सारे देशों के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित किया। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, ये सभी के साथ संपर्क स्थापित किया। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार
कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। हाँ, सही है। टीपू ने एक नया कैलेंडर एवं पंचांग लागू किया। हाँ, सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की। ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पश्चिमी संयुक्त मोर्चा में शामिल था। कौन था? ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। इसका आंसर ये है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इन कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही सभी से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? इसमें डी यानी सभी सही है। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय हो गया। बिल्कुल सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज II को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई। सही है। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने बोला था। मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को भी समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, टीपू सुल्तान ने कहा था। किस अत्यंत प्रिय उक्ति थी? किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह ही एक दिन जीना। टीपू सुल्तान ने बोला था। टीपू सुल्तान ने बोला था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, वो आपने छांटनी है। तो इनमें सारे सही यानी डी आंसर सही है। देखिए, आइए देखते हैं ऑप्शन को। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी नानाकाना पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल सही है, गुरु नानक देव जी का। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी में मुगल बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नानाकाना पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया। सही है। जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया। बिल्कुल सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों की रुचि दिखाई। ये सब सही है। ये सब सही है। किस सिख गुरु ने प्रत्येक शिष्य से दक्षांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दक्षांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया तथा साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना शुरू किया? अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? सहायक संधि, समामेलन, युद्ध। धोखेबाजी नहीं किया था। यही गलत है, बाकी सब किया था। सहायक संधि, समामेलन, युद्ध ये भी किया था। निम्नलिखित में से किस संधि का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिर्रे सार नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया?
अर्जुन देव ने बताया था। किसने बताया था? अर्जुन देव ने नहीं, सॉरी, अर्जुन देव ने नहीं, तेग बहादुर ने बोला था। तेग बहादुर ने बोला था। तेग बहादुर ने क्या बोला था? तेग बहादुर ने बोला था, किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिर्रे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तेग बहादुर ने बोला था, गुरु तेग बहादुर ने बोला था। किस सुग्री को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है तेग बहादुर को। तेग बहादुर को बाकला द बाबा भी कहा जाता है। सिख गुरु को बाकला द बाबा, गुरु तेग बहादुर को, तेग बहादुर को बोला जाता है बाकला द बाबा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु के बारे में क्या सही है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, उसका आपको सही उत्तर मैं बताता हूँ। 138 नंबर का क्वेश्चन है, 138 नंबर का क्वेश्चन है, 138 का। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है और क्या गलत है वो बताना है, और वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया, सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, खालसा का आदेश, सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की क्या रचनाएं हैं? ये सारे गुरु गोविंद सिंह के ही रचनाएं हैं। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा है। चंडी चरित्र ये भी उन्होंने ही लिखा है। विचित्र नाटक उन्होंने ही लिखा है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा है। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी ने, बंदा बहादुर ने बनाया था। मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला किसने बनाया था? बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी ने बनाया था। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? हत्या कर दी गई फ्रुक्सियर के आदेश पे, फ्रुक्सियर के आदेश पे बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। फ्रुक्सियर के आदेश पे ये मुगल बादशाह था और इसके आदेश पे बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने की। किसने की? कपूर सिंह ने। किसने की? कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने किया खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने की। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को क्रमानुसार समझाइए। जो उन्होंने विजय प्राप्त किया उसको क्रमानुसार सजाना है कि सबसे पहले किस पर विजय पे, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे। तो पहले 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यानी सबसे पहले उन्होंने लाहौर पे विजय प्राप्त किया था। इसका आंसर ए होगा। सबसे पहले लाहौर पे रंजीत सिंह ने विजय प्राप्त किया, उसके बाद अमृतसर पर, उसके बाद कांगड़ा पर, उसके बाद कश्मीर पर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पे अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पे। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप यजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के दौरान जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी राजा रंजीत सिंह को।
रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भंगी से। भंगी किस मिसल से? भंगी से। भंगी से किस मिसल से? भंगी से। भंगियों से उन्होंने छीना। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की राजधानी छीने? भंगी से। भंगी से उन्होंने छीने। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1819 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? किस नदी को? सतलुज नदी को। सतलुज नदी को। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई? सतलुज। सतलुज को सीमा निर्धारित की गई। रंजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिनमें शामिल थे 1, 2, 3 एवं 4 बतुंतरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर एंड एबिटेबल। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे एबिटेल। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन था? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब राज्य का शासक दिलीप सिंह था। पंजाब राज्य का शासक दिलीप सिंह था। अब यहाँ पर देखिए एक संधि हुई, संधि के बारे में और कब हुआ था इसके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है। ये इसका आंसर बी है। ए का 1, बी का 2, सी का 3। लाहौर की संधि 1846 में हुआ था। लाहौर की संधि 1846 में हुआ था। भैरोवाल की संधि 1846 में हुआ था और पंजाब की अंग्रेजी राज में विलय 1849 में हुआ था। मतलब भैरोवाल की संधि और लाहौर की संधि 1846 में ही हुआ था और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में हुआ था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? 1843 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में हुआ था और अंग्रेजी राज में लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ब्लेसली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाइए। क्रमानुसार सजाइए, इसका आंसर ये है। क्रमानुसार में ही लिखा है, इसी के अनुसार आपने याद करना है। पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पुन्ना के पेशवा। ब्लेसली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पुन्ना के पेशवा, ये सारे इसी में सम्मिलित हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला। लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे अपनी कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। कार्ल मार्क्स ने बोला था। किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता एवं आविष्कारक था डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? डुप्ले। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसने कार्ल मार्क्स ने बोला था या सुरक्षित बने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले ने किया था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को बोला जाता है, लेकिन उसको अच्छे रूप से, सुचारू रूप से या व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने।
लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ पर देखिए सूची 1 को और सूची 2 में मिलाना है। इस कूट का आंसर ये है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है, यानी इसी तरह आपने याद करना है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सहर्ट ने किया। ठगों का दमन विलियम बेंटिक ने किया। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक ने किया। फिर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था? इसका आंसर बी है। समाचार पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था? ए का 4 चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। समाचार पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। बी का 2 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी के जब्ती सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाइए। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। और ये कब कौन कौन सा राज्य में पहली बार लागू हुआ था वो देखिए आपको बताता हूँ। डलहौजी के जब्ती सिद्धांत गोद प्रथा का प्रतिबंध या जब्ती सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध। जब्ती सिद्धांत गोद प्रथा प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 यही सही है। सितारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर ये सारे सही हैं। मतलब जैसे लिखा हुआ ऐसे याद करना आपने। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। बी का 2 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे? ये सही है, यानी इसका आंसर बी होगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यह गलत है। बाकी सब सही है। कमजोर मुगल सम्राट था? सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था? ये भी सही है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी? ये भी सही है। यह क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? डी जो है सत्य नहीं है। उन्होंने त्रावणकोर पर शासन किया? बिल्कुल सही है। उसने सामंतों का दमन किया? ये भी सही है। ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की? ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भारी रिश्वतें दी? नहीं, ये रिश्वत वाला बात गलत है। रिश्वत वाला बात गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? इसमें बी आंसर हैदर अली ने विजय हुआ। हैदर अली ने
विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली ने विजय हुआ। हैदर अली ने विजय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने विजय हुआ। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस वक्त बंगाल का नवाब उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। उस टाइम पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ये क्वेश्चन देखिए छूट गया है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से क्या क्या कच्चा माल अपने देश ले जाते थे? वो था सबसे पहले वो था क्या? कपास था। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशा, सोरा और अफीम ये ले जाते थे 18वीं सदी में। कपार, रेशम, सोरा और अफीम ले जाते थे। धन्यवाद।